बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है नाजरीन सभी खैरियत आफ़ियत से होंगे। इस वक्त सोशल मीडिया पर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का एक वीडियो क्लिप बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें असदुद्दीन अवैसी साहब ने नाम लिए बग़ैर सीधे सीधे इशारे किए हैं, जिससे पता चलता है कि वो मौलाना सज्जाद साहब नोमानी दामत बरकातुहू के बारे में बात कर रहे हैं। और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कही है, लिफाफा, घर से बाहर निकलना महाल हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें कही है। बहरहाल मैं आपको वो वीडियो नहीं दिखाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी आप वो वीडियो देख चुके होंगे। असल जो ये मुद्दा बना है या ये जो कुछ इख्तिलाफ़ की वजह बनी है, वो मौलाना सज्जाद साहब नोमानी ने महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव से पहले एक लिस्ट जारी की थी, जिसमें उन्होंने इम्तियाज़ जलील के अलावा समाजवादी पार्टी के डॉक्टर अब्दुल गफ़्फ़ार जो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट थे, उनको सपोर्ट किया था। अब असदुद्दीन अवैसी साहब का कहना ये है कि इम्तियाज़ जलील की हार की वजह मौलाना सज्जाद साहब नोमानी है। इस बात के अंदर कितनी हकीकत है, कितनी सच्चाई है, कितना फसाना, कितनी हकीकत है, और ज़मीनी एतबार से इस बात की कितनी रियलिटी है, कितनी हकीकत है जो असदुद्दीन अवैसी साहब कह रहे हैं, और जितना गुस्सा और जितनी वो हकीकत बना करके पेश कर रहे हैं, तो हम ज़रा ज़मीनी एतबार से इसको देखते हैं कि हकीकत क्या है इसकी। क्या वाकई असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी के हारने की वजह महाराष्ट्र के अंदर, ऐसे ही औरंगाबाद में इम्तियाज़ जलील की शिकस्त की वजह, क्या वाकई मौलाना सज्जाद साहब नोमानी दामत बरकातुहुम या उनके स्टेटमेंट्स या उनका इंटरव्यू या उनकी जारी करदा लिस्ट है? तो इस सिलसिले में मैं आपको मिल्लत टाइम का एक इंटरव्यू दिखाना चाहूँगा। वो आप देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि हकीकी एतबार से क्या है। इन्होंने जिस पत्रकार का वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, कासमी साहब का, वो ऐसे बंदे हैं जिन्होंने महाराष्ट्र के इलेक्शन को बहुत करीब से देखा है। पुणे में, औरंगाबाद में वो इलेक्शन से पहले भी गए हैं, इलेक्शन के बाद भी गए हैं। ज़मीनी एतबार से उन्होंने सर्वे किया है और इस बात की हकीकत तक पहुंचने की कोशिश की है कि इन लगाए गए एतराज़ात और लगाए गए इल्ज़ामात के अंदर कितनी सच्चाई है। तो आइए ज़रा आप इस वीडियो को देख लीजिए। को डोर टू डोर जाकर दिखाई गई है। फतवा भगवा पर कैसे भारी है जो लगातार वो इसको टारगेट कर रहा है? सर बिल्कुल आपने बहुत सही सवाल किया, और सच्चाई ये है कि हर इलेक्शन में, हर चुनाव में जब सेकुलर अलायंस की या कांग्रेस और जैसी पार्टियों की हार होती है, तो जो तज्जिया निगार है और ख़ास तौर पर जो मुस्लिम एक्सपर्ट है, वो उस हार के लिए ख़ुद अपने आप को ज़िम्मेदार ठहराते हैं, कोई वजह तलाश करने की कोशिश करते हैं और कोई ना कोई बहाना तलाश करते हैं। चुनांचे महाराष्ट्र में जब बीजेपी को शानदार जीत मिली, महाविकास अघाड़ी की हार हुई, तो इन लोगों को लगा कि मौलाना सज्जाद नोमानी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसी का असर पड़ा है और तमाम हिंदू इकट्ठे हो गए और बीजेपी की जीत हो गई। ये सच्चाई के खिलाफ है, हकीकत के खिलाफ है। महाराष्ट्र इलेक्शन से कुछ ही दिन पहले रिजल्ट आया हरियाणा असेंबली इलेक्शन का, और हरियाणा में भी कांग्रेस की जीत की उम्मीद थी। एग्जिट पोल में भी बताया गया था कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, लेकिन वहाँ बीजेपी को शानदार जीत मिली, बीजेपी ने अपनी सरकार बना लिया। उसी के साथ साथ जम्मू एंड कश्मीर का रिजल्ट आया। भले ही जम्मू एंड कश्मीर में सरकार बनी नेशनल कॉन्फ्रेंस की या कांग्रेस अलायंस की, लेकिन जो मेजॉरिटी सीटें हिंदू वाली है यानी जम्मू की 29 सीटों पर कांग्रेस को जीत हासिल करनी थी, लेकिन जम्मू की 29 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली, एक भी सीट कांग्रेस नहीं जीत सकी। तो बीजेपी लगातार जीत हासिल कर रही है। उससे पहले के जितने इलेक्शन हुए उन तमाम इलेक्शन में बीजेपी जीत रही है। कांग्रेस की जो सरकार है इस वक्त सिर्फ कर्नाटक में बची हुई है और इधर हिमाचल प्रदेश में बची हुई है। इसके अलावा कहीं कांग्रेस की सरकार नहीं है। झारखंड में जेएमएम के अलायंस के साथ कांग्रेस की अभी सरकार बनी है। तो जहां कहीं भी कांग्रेस और इस तरह की पार्टियों की हार होती है तो कोई ना कोई बहाना तलाश करते हैं, कभी ईवीएम को जिम्मेदार ठहराते हैं। इससे पहले आज असदुद्दीन ओवैसी साहब दूसरों पर ठेकरा फोड़ रहे हैं, तकरीर कर रहे हैं, लेक्चर कर रहे हैं, उलमाए किराम की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, पर्सनल बातचीत को वो पब्लिक में बयान कर रहे हैं, लेकिन खुद उन पर सबसे ज़्यादा इल्ज़ाम लगता है वोट काटने का, कांग्रेस के खिलाफ साजिश रचने का, बीजेपी को सपोर्ट देने का, बीजेपी के लिए काम करने का, बीजेपी के लिए पैसा लेकर उनको जिताने का और कांग्रेस को हराने का सबसे ज़्यादा इल्ज़ाम खुद उन पर लगता है। और ये जो हमारी मुस्लिम कम्युनिटी है, ये जो हमारी कौम है, हर चुनाव में इसी तरह का नतीजा अख्ज़ करती है
और यही कहा जाता है कि जहां ओवैसी नहीं जाते वहां कैसे बीजेपी की जीत हो जाती है, और जहां ओवैसी जाते हैं वहां ओवैसी को जिम्मेदार ठहराया जाता है। खुद ओवैसी के भाई का जो बयान है, ओवैसी का जो बयान हमेशा वायरल होता है, बाद में उस पर बातचीत हो सकती है। तो ये जो वजह है कि मौलाना सज्जाद नुमानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का असर हुआ और भगवा फतवा पर भारी पड़ा, या फतवा को जिताना है या भगवा को जिताना है, ये सरासर रॉन्ग है, गलत है, झूठ पर मबनी है। जो असल नरेटिव है, सच्चाई हो यही कि ईवीएम में करप्शन हुआ है, घोटाला हुआ है, और ईवीएम के घोटाला को, करप्शन को बचाने के लिए, उस पर पर्दा डालने के लिए इन लोगों ने मौलाना की प्रेस कॉन्फ्रेंस को जिम्मेदार ठहराया कि इसकी वजह से हिंदू मुत्तहिद हो गए हैं। अगर मौलाना सच में इतने पावरफुल होते या उनकी वजह से सारे हिंदू मुत्तहिद हो जाते तो फिर राहुल गांधी क्या कर रहे थे, शरद पवार क्या कर रहे थे, उद्धव ठाकरे क्या कर रहे थे? ये सारे के सारे हिंदू है और इन सभी ने खुद को मुसलमानों से दूर रखा। इन लोगों ने अपने अलायंस से सिर्फ 12 मुसलमानों को ही टिकट दिया, मुसलमानों को अपने साथ किसी रैली में नहीं रखा। आपने नहीं देखा होगा कि राहुल गांधी के स्टेज पर कोई मुसलमान खड़ा हो, उद्धव ठाकरे के साथ कोई मुसलमान हो, उनके हेलीकॉप्टर में कोई मुसलमान बैठकर जा रहा हो। इन लोगों ने किसी मुसलमान जर्नलिस्ट तक को मौका नहीं दिया, इन लोगों ने किसी मुसलमान जर्नलिस्ट को इंटरव्यू तक नहीं दिया अपने आप को मुसलमानों से दूर रखने के लिए। इन लोगों ने खुद हिंदू बनकर चुनाव लड़ा। तो हिंदुओं की बात तो ये भी कर रहे थे, हिंदुओं की वकालत ये भी कर रहे थे। मौलाना सज्जाद नुमानी ने एक अलग अंदाज में गुफ्तगू की। तो ये जो पूरा का पूरा मामला है सच्चाई से दूर, हकीकत के खिलाफ तज्जिया है। और जो लोग इस तरह की बात करते हैं उनसे सीधा सवाल यह है कि हरियाणा में मौलाना सज्जाद नुमानी ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की थी, कैसे बीजेपी की जीत हो गई? लोकसभा में बीजेपी की सरकार बन जाती, हालांकि यही था कि एंटी इनकम्बेंसी है। 10 साल मोदी की सरकार रही है, मोदी सरकार ने जितने वादे किए थे 2014 और 2019 में, एक पर इन लोगों ने अमल नहीं किया। तो अंदाजा यही था कि मोदी जो बीजेपी की सरकार है, इनकी सरकार वापसी नहीं करेगी, 100 से कम सीटें आएगी, कांग्रेस की वापसी होगी। लेकिन कुछ भी नहीं हो सका। 19 से पहले जो असेंबली के इलेक्शन हुए, आप बात कीजिए छत्तीसगढ़ की बात कीजिए या मध्य प्रदेश की बात कीजिए या राजस्थान की बात कीजिए, जहां जहां इलेक्शन हुए हर जगह बीजेपी की जीत हुई। कांग्रेस अपनी सरकार नहीं बचा सकी। तो सिर्फ एक बहाना है और ये इस तरह का जो इल्ज़ाम है सिर्फ मुसलमानों की तरफ से लगाया जा रहा है, जो बेहद एहसास से कमतरी के शिकार है। सर, हमें लग रहा था कि ओवैसी ने 16 सीटों में अपने कैंडिडेट उतारे हैं और एक बार हमें भी ऐसा लगा था 5 या 6 सीटें जीती जा सकती हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने मंच से खड़े होकर बाकायदा नाम लिए उन कैंडिडेट के जो जीत सकते थे, क्योंकि मौलाना सज्जाद नुमानी साहब ने जिसको सपोर्ट किया वहां से इम्तियाज जलील की सीट पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों में एक मैसेज गया कि जबरदस्ती हार गए, 2100-2200 वोटों से हारे। लेकिन समाजवादी पार्टी का जो कैंडिडेट है जिसको मौलाना सज्जाद नुमानी ने सपोर्ट किया था, उसके पास 6000 वोट है। तो इन जो ऐसी सीटें हैं उनको लगातार जो है ओवैसी साहब जो है टारगेट कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि अगर आपको आना है तो आप आइए, इलेक्शन लड़िए या अपने दामाद को इलेक्शन लड़ाइए, मैं आपकी तायद करूंगा। और उन्होंने गुस्ताखी की आपने बात की है, मैं कह रहा हूं वो कह रहे हैं हमारे सर के ताज है, मेरी जबान बेलगाम है, उसको ना खुलवाएं। तो आप उसको कैसे देखते हैं कि मौलाना सज्जाद नुमानी ने ये आनन फानन में जो सपोर्ट की है, क्या उन्होंने जमीनी हकीकत नहीं जानी थी? देखिए, जो मौलाना ये जो ओवैसी साहब का जो लबो लहजा है ना, बिल्कुल हकीकत के ख़िलाफ़ है। और जो इल्ज़ाम उन पर लगता है वही इल्ज़ाम अब दूसरों पर लगा रहे हैं। मैंने कहा कि इंडिया में जहां कहीं भी कांग्रेस चुनाव हारती है, बीजेपी की जीत होती है, और उस स्टेट में अगर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी MIM चुनाव लड़ती है तो वहाँ पर कांग्रेस, RJD, समाजवादी और इस तरह की जितनी सेकुलर पार्टियाँ हैं अपनी हार का ठेकरा MIM पर फोड़ती और कहती कि MIM चुनाव लड़ रही थी, इसकी वजह से हिंदू वोट जो है वो पोलराइज हो गया और सब लोगों ने बीजेपी को वोट कर दिया, सेकुलर अलायंस की जीत नहीं हुई। ये इल्ज़ाम लगाया जाता है और हम लोग दिफा में कहते हैं ओवैसी साहब के कि ओवैसी साहब को चुनाव लड़ने का हक हासिल है, वो भी एक पॉलिटिकल पार्टी के जिम्मेदार है। उनकी पार्टी इंडिया में चुनाव नहीं लड़ेगी तो कहां जाकर के लड़ेगी? जिम्मेदार कांग्रेस है, समाजवादी है, RJD है, जिन्होंने इनके साथ अलायंस नहीं किया। ये अगर चुनाव नहीं लड़ेंगे तो कैसे सियासत में आएंगे, मुसलमान कैसे मजबूत होंगे? और वैसे साहब ये कहते हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे, तुम हारो या जीतो। हम भी कहते हैं कि भाई चुनाव जीतना कांग्रेस की जिम्मेदारी है। अगर कोई चुनाव लड़ता है, अब उसको कहेंगे वो वोट काटने वाली पार्टी, इसका मतलब मुसलमान चुनाव न लड़े, कोई उम्मीदवार खड़ा ना हो। अब वैसी साहब ने भी बिल्कुल वही तर्ज इख्तियार कर लिया जो बेहद शर्मनाक है। वैसी साहब की हार हुई, जीतना उनकी पार्टी की जिम्मेदारी थी, उनको स्ट्रेटेजी अपनानी थी, पॉलिसी बनानी थी कि कैसे हमको चुनाव जीतना है, कैसे वोट हासिल करना है। अब वो हार गए, 5000 वोट किसी मुखालिफ उम्मीदवार को आ जाता है तो उसके लिए कहेंगे कि हमारा जो उम्मीदवार है 2000 वोट से हारा, उसको 5000 वोट आया, वो खड़ा नहीं होता तो हम जीत जाते। तो यही
बात तो दूसरे भी कह रहे थे। तो वैसी साहब का ये जो अप्रोच है, ये जो अंदाज है, सरासर गलत है और इस तरह की बातें करके वैसी साहब खुद अपने जाल में फंस रहे। अब जहां तक बात है औरंगाबाद सीट की, तो लोगों को सच्चाई नहीं पता। मैं इलेक्शन के बाद भी गया, औरंगाबाद में गया, पुणे गया, मालेगांव गया, महाराष्ट्र के दूसरे इलाकों में गया और जानने की मैंने कोशिश की कि क्यों असदुद्दीन ओवैसी साहब के उम्मीदवारों की हार हुई। क्या सच में मौलाना सज्जाद नुमानी की अपील का असर हुआ? तो सच्चाई यह है कि मौलाना सज्जाद नुमानी की अपील का औरंगाबाद की किसी भी सीट पर या कहीं भी कुछ भी असर नहीं हुआ। कुछ इलाकों में मौलाना सज्जाद नुमानी की अपील का असर हुआ और वहां से इंडिया अलायंस के उम्मीदवारों की जीत हुई। औरंगाबाद की जिस सीट से इम्तियाज जलील चुनाव लड़ रहे थे, उस सीट का नाम है औरंगाबाद ईस्ट, और इम्तियाज जलील वहां पहले से उम्मीदवार नहीं थे, बल्कि इम्तियाज जलील चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे औरंगाबाद सेंट्रल से, और औरंगाबाद ईस्ट से तैयारी कर रहे थे गफ्फार कादरी। जिस गफ्फार कादरी के बारे में कहा जा रहा है कि उनको मौलाना सज्जाद नुमानी ने सपोर्ट किया, वो MIM के लीडर हैं और 2019 में औरंगाबाद ईस्ट से वही MIM के उम्मीदवार थे। उनको 92,000 से ज़्यादा वोट आया था और बहुत कम मार्जिन से उनकी हार हुई थी। 19 के बाद दोबारा वो MIM से चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर रहे थे, पूरी कोशिश कर रहे थे, वही चुनावी मैदान में थे, अपना पैसा लगा करके। उनका अपना एक असर रसूख है, वो डॉक्टर है, वहाँ के डॉक्टर हैं, उनकी एक अपनी शख्सियत है। इम्तियाज़ जलील तैयारी कर रहे थे औरंगाबाद सेंट्रल सीट से। अचानक जब ये नज़र आता है कि औरंगाबाद सेंट्रल सीट से 97 से ज़्यादा मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में खड़े हो गए, तो इम्तियाज़ जलील सेंट्रल की सीट को छोड़कर औरंगाबाद ईस्ट में आ जाते हैं और गफ्फार कादरी का टिकट काट दिया जाता है और सेंट्रल से चुनाव लड़ने के लिए दिया जाता है नासिर सिद्दीकी को। अब एक शख्स है जो चुनाव लड़ने का फैसला कर चुका है, चुनावी मैदान में आ चुका है, और एन टाइम पर अगर आप उसका टिकट काट देंगे, उसको चुनाव लड़ने का मौका नहीं देंगे, तो यकीनी तौर पर वो किसी और पार्टी से चुनाव लड़ने की कोशिश करेगा। चुनांचे गफ्फार कादरी ने बातचीत की समाजवादी पार्टी से, अब वासिम आज़मी ने उनको टिकट दिया, वो चुनावी मैदान में उतर गए। अब देखिए औरंगाबाद ईस्ट की सीट से गफ्फार कादरी को सिर्फ 5 से 6 हज़ार वोट आया। इम्तियाज़ जलील तकरीबन 2100 वोटों से हार गए। अब अगर मौलाना सज्जाद नुमानी की अपील का असर होता तो कम से कम गफ्फार कादरी को 30-40 हज़ार वोट मिलना चाहिए था। 5-6 हज़ार वोट तो किसी अननोन को भी मिल जाता है, और गफ्फार कादरी वहाँ MIM का चेहरा रहे हैं, उनका अपना वोट होगा, उनका काम है, उनके इदारे हैं, उनके इंस्टीट्यूट है, तो 5-6 हज़ार वोट किसी भी आदमी का अपना होता है। मौलाना सज्जाद नुमानी की अपील पर वहाँ लोगों ने बिल्कुल भी लब्बैक नहीं कहा, नज़रअंदाज कर दिया। एक और वजह जो मुझे लोगों ने बताई कि इम्तियाज़ जलील को मराठा वोट मिला लेकिन OBC वोट नहीं मिल सका। इसके अलावा मुसलमानों के वोटों को काटने के लिए, मुसलमानों के वोट को मुंतशिर करने के लिए OBC का जो उम्मीदवार था BJP का, उसने कुछ मुसलमानों को पैसा दे करके खड़ा कर दिया। अब इम्तियाज़ जलील ने उसका काउंटर नहीं किया, उसको हराने के लिए कुछ नहीं किया। अब चुनाव में ये कहेंगे कि हम चुनाव लड़ रहे हैं तो कोई दूसरा खड़ा ना हो, सब लोग हमको जिताने की कोशिश करें, तो ये जो अप्रोच है बिल्कुल सही नहीं है। इसी इम्तियाज़ जलील पर यही इल्ज़ाम लगाया था कांग्रेस ने। 2019 के लोकसभा इलेक्शन में इम्तियाज़ जलील दूसरे नंबर पर रहे और पहले नंबर पर वहाँ एकनाथ शिंदे ग्रुप का जीत गया, और वहाँ पर जो उद्धव ठाकरे का उम्मीदवार था उसकी हार हुई। सुप्रिया श्रीनेट ने एक ट्वीट किया कि इम्तियाज़ जलील की वजह से या MIM की वजह से, ओवैसी की वजह से औरंगाबाद की लोकसभा सीट सेकुलर अलायंस हार गई है। मैंने खुद सुप्रिया श्रीनेट को ट्विटर पर काउंटर किया, मेरे उनसे बहस भी हो गई और मैंने कहा कि इम्तियाज़ जलील दूसरे नंबर पर रहे, वो सिटिंग MP थे, और जो आपका उम्मीदवार था वो तीसरे नंबर पर था। तो क्या आप ये चाहते हैं कि कांग्रेस अगर कहीं पर चुनाव लड़ रही है तो MIM वहाँ पर चुनाव न लड़े, कोई दूसरा वहाँ पर चुनाव न लड़े, कांग्रेस को तख्त में या थाली में सजा करके सीट दे दी जाए? इम्तियाज़ जलील सिटिंग MP थे, उनका हक था चुनाव लड़ने का, तो कैसे अपनी सीट छोड़ सकते हैं? अगर सच में अगर आपको BJP को हराना था, कमज़ोर करना था, तो आपको वहाँ पर उम्मीदवार नहीं उतारना चाहिए था या खामोशी से सपोर्ट करना चाहिए था। इम्तियाज़ जलील जीत कर भी BJP के साथ जाने वाले नहीं थे, ज़रूरत पड़ने पर वो इंडिया अलायंस को, कांग्रेस को ही सपोर्ट करने वाले थे। तो वहाँ पर हमने ये बहस की, लेकिन ये जो कहना था कांग्रेस का कि वो चुनाव ना लड़ते, गलत था। इसी तरह आज इम्तियाज़ जलील या MIM के लीडर अगर ये कह रहे हैं कि गफ्फार कादरी वहाँ पर चुनाव ना लड़ते या कोई दूसरे चुनाव ना लड़ते, तो गलत कहना है। चुनाव लड़ने का उनको हक हासिल है, आपको लोगों ने वोट किया, मजीद 5000 वोट न मिला गफ्फार कादरी को, उसके लिए भी आपको कोशिश करनी चाहिए थी, तो आपकी कोशिश में कमी रही और मौलाना सज्जाद नुमानी की अपील का कोई असर नहीं हुआ। ये हकीकत के खिलाफ है, और ये जो रियलिटी है, ये जो बैकग्राउंड है औरंगाबाद ईस्ट का, वो लोगों को पता नहीं। इसके अलावा औरंगाबाद ईस्ट की जो सीट है तो वहाँ मुस्लिम वोट सिर्फ 1,40,000 है,
और 1,40,000 में जो पोल होता है वो तकरीबन 80-85 हज़ार है। इम्तियाज़ जलील को उससे ज़्यादा वोट आया तो सिर्फ मुसलमानों का वोट नहीं आया बल्कि मराठा का भी वोट आया। अब ऐसा तो है नहीं कि कोई एक उम्मीदवार मुसलमान खड़ा है तो तमाम का तमाम मुसलमान उसी को वोट करे, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। जो दूसरे मुसलमान हैं उनको भी वोट किया जाएगा, दूसरे लोग हैं उनको भी लोग तवज्जो देंगे। सर आपने हरियाणा इलेक्शन का जिक्र किया है कि हरियाणा में कांग्रेस हार जाती है, तो ऐसी बात नहीं निकलती है। हरियाणा के चुनाव में मौलाना सज्जाद नुमानी का रिएक्शन क्यों नहीं आता और महाराष्ट्र में क्यों आ जाता? उसकी वजह यही है ना कि वहां पर मुसलमान ज्यादा हैं, अगर वो बैठ के कोई बात कहेंगे तो मुसलमान ज्यादा मुतासिर होगा। यही तो वजह है कि उन्होंने मुंबई में जाकर ऐसा अनाउंसमेंट कर दिया कि भाई हमारी जो सपोर्ट है इन कैंडिडेट को। और फिर इम्तियाज जलील की एक ऐसी सीट जो बिल्कुल लग रहा था कि सबसे ज्यादा मजबूत सीट है, तो उसका दर्द ओवैसी को कहीं ना कहीं होगा, क्योंकि वो लोकसभा में या विधानसभा में जहां भी बोलना चाहते हैं वो चाहते हैं मेरे बराबर में भी कोई खड़ा हो। और उन्होंने ये बात जो है मंच से खड़े होकर कि मैं अकेला बोलता हूं, मेरे साथ को भी कोई ना कोई चाहिए, तो उसकी उन्हें तकलीफ है। तो आपको लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं मौलाना सज्जाद नुमानी का जो ये स्टेप था थोड़ा बहुत जैसे हम देखते हैं हमारे यूजर्स भी कमेंट करते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मौलाना सज्जाद नुमानी से भी आनंद फानन में गलती? देखिए, मौलाना सज्जाद नुमानी का जो विजन था, जो मकसद था, वो अलग था। मौलाना सज्जाद नुमानी ने महाविकास अघाड़ी के 272 उम्मीदवारों की हिमायत की, 16 दूसरे उम्मीदवारों की भी हिमायत की और 5-6 महीना से सर्वे जारी था। सबसे बड़ा मसला था महाराष्ट्र में मुसलमानों की नुमाइंदगी को बढ़ाने का। तो मौलाना सज्जाद नुमानी ने अपोजिशन लीडरों से मुलाकात की, बातचीत की और उनसे कहा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों को टिकट दो। खासतौर पर 40 सीटें ऐसी थी जहां मुसलमानों को टिकट मिलना चाहिए था। बाद में लोगों ने 25 की लिस्ट भेजी इन लोगों को और कहा कम से कम 25 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट मिलना चाहिए, लेकिन इन लोगों ने सिर्फ 12 जगहों पर ही मुसलमानों को टिकट दिया, बाकी जगहों पर नहीं दिया। दूसरी तरफ बीजेपी को भी इक़्तिदार से दूर रखना था, बीजेपी का सपोर्ट कर नहीं सकते थे, ना कोई ऐसी हिकमत अमली होनी चाहिए जिससे बीजेपी को फायदा पहुंचे। दूसरी तरफ यह भी अप्रोच था कि मुसलमानों की नुमाइंदगी बढ़े। चुनांचे इन लोगों ने कुछ आज़ाद मुस्लिम उम्मीदवारों की हिमायत की है, जो महाविकास अघाड़ी के अलावा जो सेकुलर पार्टियां हैं उनके जो उम्मीदवार थे या जो आज़ाद उम्मीदवार थे, उन लोगों को जो जहां से जीत सकता है उनकी लोगों ने हिमायत की। एमआईएम की भी 2 उम्मीदवारों की हिमायत की गई। कुछ जगहों पर एमआईएम के उम्मीदवारों की हिमायत होनी चाहिए थी लेकिन नहीं हो सका। एक सर्वे में गलती है क्योंकि इनका जो सर्वे है अकेले मौलाना सज्जाद नुमानी का सर्वे नहीं था। महाराष्ट्र में एक ऑर्गेनाइजेशन है महाराष्ट्र डेमोक्रेटिक फ्रंट, तो उस ऑर्गेनाइजेशन ने सर्वे का काम किया। उसके अलावा जो दूसरी तंजीमें जमीयत उलमा हिंद है, जमात इस्लामी का ऑर्गेनाइजेशन है और जितने लोग हैं उन सब लोगों ने मिल करके ग्रुप बनाया कि प्रेशर बिल्डअप करना है। उन लोगों ने मिल करके सर्वे किया और उसके बाद ये तय हुआ कि ये जो हमारी लिस्ट तैयार हुई है कहाँ से किसको हिमायत करनी है, कहाँ से किसको वोट करना है, उस लिस्ट का अनाउंसमेंट कैसे किया जाए। तो कुछ लोग कह रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है, कुछ लोग कह रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करना, कुछ लोग कह रहे थे कि ऐसी ही इस लिस्ट को सोशल मीडिया पर वायरल किया जाए। तो उसमें लोगों ने तय किया कि हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ही उसका अनाउंसमेंट करना चाहिए। कुछ लोग कह सकते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का फैसला गलत था। अब देखेंगे कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो वहाँ मौलाना सज्जाद नुमानी अकेले नहीं बैठे हैं बल्कि मुश्तबा फारूक साहब बैठे हुए हैं। उन्होंने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज़ किया, मीडिया से खिताब किया और वो जमात इस्लामी की मजलिस शुरा के रुकन है, उनका अपना एक मकाम व मरतबा है। महाराष्ट्र डेमोक्रेटिक फ्रंट के भी वो जिम्मेदार हैं। इस तरह डॉक्टर अजीम बैठे हैं, वो महाराष्ट्र के एक अहम लीडर हैं। इसी तरह मौलाना इकबाल चूनावाला बैठे हैं, कुछ और लोग बैठे हुए हैं। तो अकेले मौलाना सज्जाद नुमानी का फैसला नहीं था और बड़ी तादाद में जितने लीडर से वो सब मौलाना सज्जाद नुमानी से मिलने जा रहे थे। आपने भी सोशल मीडिया पर देखा होगा कि लगातार लोग मौलाना सज्जाद नुमानी के साथ मुलाकात की तस्वीर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर कर रहे हैं, क्योंकि सभी को पता है कि महाराष्ट्र में और पूरे हिंदुस्तान में मौलाना सज्जाद नुमानी का असर रसूख है। अवाम इनकी बातों को सुनते हैं। ये जिसको वोट करने के लिए कहेंगे अवाम उनको वोट करेगी, तभी तो लोग उनसे मुलाकात कर रहे थे, उनसे टाइम लेना चाह रहे थे, उनकी खानकाह में जा रहे थे। रात को मौलाना बुलाते थे क्योंकि दिन में मौलाना को लगता कि ज़्यादा लोग देख लेंगे, अच्छा मैसेज नहीं जाएगा, खामोशी के साथ हो। तो पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त जो आलिम दीन हिंदुस्तानी मुसलमानों के हर मुद्दे पर बोलता है, जिनकी तमाम इश्यूज़ पर नज़र है, जो मुसलमानों का साथ देते हैं, जो डरते नहीं हैं सरकार से, हुकूमत से, उनके खिलाफ केस एक्शन हो, उसमें सबसे पहला नाम है मौलाना सज्जाद नुमानी का, जो हुकूमत की चापलूसी नहीं करते। तो इसी वजह से आवाम पर उनका असर रसूख है और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कदम उठाया। अब हो सकता है कि उसका गलत फ़ायदा कोई उठा ले, लेकिन ये जो इल्ज़ाम है कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह से बीजेपी की जीत हुई, ये सरासर गलत है और हर चुनाव में ऐसा कहा जाता है। सर, आपने कहा कि मुसलमानों के हर मुद्दे पर वो बात करते हैं, सरकार से नहीं डरते हैं। अभी आपने देखा शाही जामा मस्जिद का केस हुआ, फिर ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह का जिक्र हुआ। तो हम जब कमेंट्स देखते हैं लोगों के, यूजर्स के, जो बिल्कुल डाई हार्ट असदुद्दीन ओवैसी फैन है, वो कहते हैं कहाँ है मौलाना सज्जाद नुमानी, क्यों आखिर आवाज़ नहीं आ रही, क्यों चुनाव में आवाज़ आ रही है, इसको कैसे देखते हैं सर?
देखिए, मोहम्मद सज्जाद नुमानी का यूट्यूब चैनल है, उनका ट्विटर अकाउंट है और तकरीबन हर मुद्दे पर वो बोलते हैं, आवाज़ उठाते हैं। ये ताज़ा मामला है संभल शाही जामा मस्जिद का, अजमेर की दरगाह का, और मैंने जानने की कोशिश की तो मौलाना इन दिनों शदीद बीमार हैं, क्योंकि मौलाना को अच्छी उम्मीद थी कि उनकी कोशिशों का अच्छा रिज़ल्ट आएगा, लेकिन जो रिज़ल्ट है उनकी उम्मीद के ख़िलाफ़ आया। लोगों ने मौलाना नुमानी को ही टारगेट करना शुरू कर दिया, उन पर उल्टे सीधे इल्ज़ाम लगा दिए। मैंने देखा कुछ लोगों ने कहा कि मौलाना ने बीजेपी से पैसा लिया है, जो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह बिल्कुल सफ़ेद झूठ है और झूठा इल्ज़ाम है। मौलाना को तो सबसे ज़्यादा बीजेपी की तरफ से ही परेशान किया जाता है। तो मौलाना शदीद बीमार पड़ गए हैं और तबीयत की ख़राबी की वजह से नहीं बोल पा रहे, वरना ऐसे तमाम मुद्दे जिस पर कोई बोलने की कोशिश नहीं करता, मौलाना की तरफ से उस पर आवाज़ उठाई जाती है। मौलाना लगातार बोलते रहे हैं, तो इन दो मुद्दों पर मेरे ख्याल में मौलाना अपनी बीमारी की वजह से नहीं बोल पा रहे हैं। सर, मैं एक सवाल यहाँ और लेना चाहूँगा। सवाल ये है कि असदुद्दीन ओवैसी को युवा हों या मुसलमानों में बहुत लोग पसंद करने लगे, वो उनको अपना लीडर मानने के लिए तैयार है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखें तो उलमा इकराम जो बड़े बड़े नाम है, चाहे मौलाना सज्जाद नुमानी हो, अरशद मदनी हो, या इस तरह के जितने भी आलिम हैं, उलमा हैं, वो असदुद्दीन ओवैसी को क्यों आखिर पसंद नहीं कर रहे हैं, या फिर उनके पीछे या आगे क्यों नहीं आना चाह रहे हैं? देखिए, इसमें अलग अलग लोगों की सोच है। हिंदुस्तान का एक तबका वो है, ख़ासतौर पर जमीयत उलमा हिंद और इस तरह की जो तंजीमें हैं, वो चाहती है कि हिंदुस्तान में जो कांग्रेस है, इस तरह की जो सेकुलर पार्टियां हैं, वो बेहतर है। मुसलमान के नाम पर एक अलग पार्टी होना मुसलमानों के हक़ में बेहतर नहीं है, क्योंकि ये कितने मुसलमानों को जिता सकते हैं, सरकार नहीं बना सकते हैं, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। इससे और हिंदू जो है पोलराइज्ड होंगे, बीजेपी को मजबूती मिलेगी। तो इनकी एक ये सोच है। मौलाना सज्जाद नुमानी और इस तरह के कुछ स्कॉलर्स और उलमा ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि मुसलमानों की एक पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए, लीडरशिप मुसलमानों के हाथों में होनी चाहिए, लेकिन एक विफाक बने, एक ऑर्गेनाइजेशन बने और सब लोग मिल कर के काम करें, क्योंकि अकेले किसी एक के हाथ में आप लीडरशिप नहीं दे सकते हैं। कौन कब क्या हो जाए कोई ठिकाना नहीं है। इस्लाम का जो मिजाज है तो वो शुराई निज़ाम है कि लोग मिल कर के काम करें और किसी एक के हाथ में मुकम्मल ताकत और इख्तियार ना हो, बल्कि अगर एक ना रहे तो आइंदा उसकी जगह कोई लेने वाला हो। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब की जो पॉलिटिकल अप्रोच है उसको मैं भी सपोर्ट करता हूँ, मेरी तरह बहुत सारे लोग अप्रोच करते हैं, लेकिन ये भी कहा जाता है कि ओवैसी साहब को और भी लोगों को अपने साथ शामिल करना चाहिए, उनके साथ मशवरा करना चाहिए और मिल कर के काम करना चाहिए, तो ज़्यादा बड़ा फ़ायदा होगा। लेकिन ओवैसी साहब सियासी मामलों में तने तनहा रहना चाहते हैं, किसी और को इसमें शरीक नहीं करना चाहते हैं। अब पॉलिटिकल पार्टी की बात करेंगे जो मुसलमानों की है, तो असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी अकेली नहीं है। एसडीपीआई है, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, जो हर मुद्दे पर प्रोटेस्ट करती है, एहतजाज करती है, उनका कैडर है। इसी तरह मुस्लिम लीग है, केरला में हमेशा वो सरकार में शरीक रहती है, अपोजिशन में रहती है, उसके 3-4 MP हर मरतबा बनते हैं और एक पुरानी पार्टी है। इसी तरह इंडियन नेशनल लीग है, मौलाना बदरुद्दीन अजमल की पॉलिटिकल पार्टी है, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट जो आसाम की एक बड़ी रीजनल पार्टी मानी जाती है। इसके अलावा भी कई सारी रीजनल पार्टियां हैं। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब भी मुसलमानों की पार्टियों में किसी और पार्टी के साथ अलायंस नहीं करते, समझौता नहीं करते, उनके लीडरों के साथ नहीं बैठते हैं। तो मुस्लिम लीडरशिप होना ज़रूरी है, मुसलमानों की पॉलिटिकल पार्टी का होना ज़रूरी है, लेकिन मुस्लिम पार्टी के नाम पर सिर्फ एक पार्टी को ही अहमियत दी जाए और दूसरी पार्टियों को नज़रअंदाज कर दिया जाए, ऐसा नहीं हो सकता। मुसलमानों की पॉलिटिकल ताकत उस वक्त मजबूत होगी, मुसलमान सियासी तौर पर उस वक्त मजबूत होंगे जब अलग अलग जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं सब लोग इकट्ठे हों, अपना एक अलायंस बनाएं, हर स्टेट की अलग पार्टी हो या कुछ पार्टी सब जगह मौजूद हो, तभी तक़वियत मिलेगी, ताकत मिलेगी। और मुसलमानों को जो मायूसी है कांग्रेस से, आरजेडी से, समाजवादी पार्टी से, तो उनकी मायूसी ख़त्म होगी। अकेले एक MIM से भी ये मसला हल होने वाला नहीं है। आप देखिए, MIM हैदराबाद के बाद कहीं भी ज़्यादा मजबूत नहीं हो सकी। महाराष्ट्र में MIM 2014 में आ गई थी, 2 सीटों पर जीत गई थी। उसके बाद 2019 में MIM को महाराष्ट्र में उन 2 सीटों पर जीत मिली जहां 2014 में उनको जीत नहीं मिली थी, यानी अपनी जीत को रिटर्न नहीं ला सके MIM महाराष्ट्र में। लोकसभा में इम्तियाज़ जलील जीत गए, इस मरतबा नहीं जीत पाए। इस मरतबा फिर सिर्फ एक जीत मिली MIM को और वो मुफ्ती इस्माइल साहब की वजह से, और मुफ्ती इस्माइल साहब की अपनी शख्सियत है। बिहार में 5 सीटों पर MIM को जीत मिली पिछले चुनाव में, और वो जो 5 सीटें थी उसमें से 5 के 5 MLAs की अपनी शख्सियत थी, उनका अपना किरदार था। वो साबिक MLA रह चुके थे आरजेडी या दूसरी पार्टियों से, उनको वहाँ से टिकट नहीं मिला, इधर आगे वो चुनाव जीत गए। तो MIM के नाम पर सिर्फ बहुत कम अभी तक जीत मिली है, या मुझे नहीं लगता कोई बड़ी कामयाबी मिली है। उत्तर प्रदेश में MIM ने 100 सीटों पर अपने उम्मीदवार को उतारा, एक भी कामयाबी नहीं मिली। झारखंड में कामयाबी नहीं मिली, कर्नाटका में कामयाबी नहीं मिली, वेस्ट बंगाल में ओवैसी साहब चुनाव लड़ने गए थे, वहाँ कामयाबी नहीं मिली। इस तरह दूसरे स्टेट की मिसाल हमारे सामने मौजूद है। तो मुझे लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब को भी
पॉलिटिकल अप्रोच तब्दील करना होगा और सिर्फ चुनाव के मौका पर मैदान में आने के बजाय कंटिन्यू मेहनत करनी पड़ेगी। जो नौजवान हैं उनके साथ हैं, उनके पॉलिटिकल आइडिया को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए आपको सबको साथ लेकर चलना होगा, सब लोगों को साथ बैठना। बहरहाल मेरी गुजारिश नाजरीन से यही है कि ये अवैसी साहब का बयान हो गया या मौलाना सज्जाद साहब नोमानी का वो इंटरव्यू हो गया, इसको ज़्यादा नेगेटिव तरीके से लेने के बजाय इसको मुस्बत और पॉजिटिव तरीके से लेने की कोशिश की जाए, क्योंकि इस वक्त इस तरह के चीज़ों से मुसलमानों के दरमियान और मुसलमानों के दरमियान इंतशार का ख़दशा है। इससे मुसलमान और इख्तलाफ में पड़ जाएंगे, उनके दरमियान और इंतशार हो जाएगा। इसलिए बहरहाल हर बंदा अपनी जगह पर सही है, वो अपनी जगह पर सही करने की कोशिश कर रहा है, मेहनत करने की कोशिश कर रहा है। बड़े इल्ज़ामात और बड़े दावे करने से बचना चाहिए।